नमस्कार। इतिहास के इस बेहद खास विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा ये सेशन ना प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए एकदम मास्टर क्लास होने वाला है। आज हम आंग्ल सिख युद्धों के कालक्रम यानी क्रोनोलॉजी को इस तरह से समझेंगे कि वो आपके दिमाग में हमेशा के लिए छप जाएगा। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। आपने अक्सर एक चीज नोटिस की होगी, इतिहास के पेपर में घटनाओं के सही क्रम या सीक्वेंस वाले जो सवाल होते हैं ना, उनमें जरा से भी चूक हुई और हमारे बहुत ही क्रूशियल मार्क्स हाथ से निकल जाते हैं। होता है ना ऐसा? साल लगभग एक जैसे लगते हैं, महीने भी सेम होते हैं, बस कुछ तारीखों का हेरफेर होता है और पूरा कंफ्यूजन खड़ा हो जाता है। लेकिन टेंशन मत लीजिए, आज के इस डीप डाइव के बाद आपकी ये परेशानी हमेशा के लिए दूर होने वाली है। तो आज का हमारा रोड मैप एकदम क्लियर है। सबसे पहले हम एग्जाम ब्लूप्रिंट समझेंगे, फिर पहले युद्ध की 5 लड़ाइयों पर बात करेंगे, उसके बाद वफादारी और विश्वासघात का वो पन्ना पलटेंगे जिसने इतिहास बदल दिया। फिर चलेंगे दूसरे युद्ध और डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति की तरफ, और आखिर में आपके रिवीजन के लिए एक मास्टर स्टडी चेकलिस्ट भी है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे एग्जाम ब्लूप्रिंट की। देखिए, इस टॉपिक पर मजबूत पकड़ बनाने की सबसे पहली सीढ़ी यही है कि हम पूरे संघर्ष को 2 बिल्कुल अलग अलग हिस्सों में बांट दें, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। और यहीं पर आता है हमारा एक गोल्डन रूल जिसे आपको एकदम रट लेना है। पहले युद्ध के बकेट में है पूरी 5 लड़ाइयां और दूसरे युद्ध के बकेट में है 3। जी हां, ये 5 और 3 का फॉर्मूला, इसे बस अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिए, आधा काम तो आपका यहीं आसान हो जाएगा। अब आते हैं हमारे दूसरे पड़ाव पर, यानी प्रथम युद्ध की वो 5 लड़ाइयां। 1845 से लेकर 1846 के बीच जो कुछ भी हुआ, चलिए जरा उस पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़कर देखते हैं। घटनाओं का सटीक क्रम कुछ इस तरह से चलता है। शुरुआत होती है मुदकी से, फिर आता है फिरोज शाह, उसके बाद बदोवाल, फिर अलीवाल और एकदम आखिर में सबराऊं। आपको परीक्षा के लिए बस इसी लय, इसी फ्लो को पकड़कर रखना है। एक बार फिर मेरे साथ दोहराइए, मुदकी, फिरोज शाह, बदोवाल, अलीवाल और फाइनली सबराऊं। अगर हम एकदम शुरुआती टकरावों की बात करें ना, तो दिसंबर 1845 में मुदकी और फिरोज शाह की जो लड़ाइयां हुईं वो बहुत ही भयंकर थीं। सिखों ने अंग्रेजों को ऐसी जबरदस्त टक्कर दी कि अंग्रेजों को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा। उनके मेजर ब्रॉडफुट जैसे बड़े अधिकारी तक मारे गए। हालात तो ये हो गए थे कि एक वक्त पर ब्रिटिश सेना लिटरली पीछे हटने तक का सोचने लगी थी। लेकिन फिर आता है जनवरी 1846 और घटनाक्रम इतनी तेजी से बदलता है कि आप हैरान रह जाएंगे। 21 जनवरी को बदोवाल में अंग्रेजों को हार का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसके ठीक 7 दिन बाद 28 जनवरी को अलीवाल के युद्ध में पासा पूरी तरह पलट जाता है और सिखों की पराजय हो जाती है। सिर्फ 7 दिनों का ये जो अंतर है ना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही कमाल की क्विक रिवीजन टिप है। और फिर यही चीज हमें ले जाती है पहले युद्ध के एकदम अंतिम और सबसे विनाशकारी चरण तक। 10 फरवरी 1846, सबराऊं का युद्ध। इस बेहद निर्णायक और खौफनाक टकराव को इतिहास में एक खास नाम दिया गया है, हिंदुस्तान का वॉटरलू। परीक्षा के लिए ये कीवर्ड बिल्कुल रट लीजिए, क्योंकि यही वो युद्ध था जिसने पहले आंग्ल सिख युद्ध का एक बहुत ही विनाशकारी अंत कर दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे हिस्से की तरफ, विश्वासघात और वफादारी की कहानी। क्योंकि देखिए, इतिहास सिर्फ तलवारों और तोपों से नहीं लिखा जाता, इंसानी फितरत और धोखेबाजी भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इस संघर्ष में ना 2 बिल्कुल अलग तरह के चेहरे सामने आते हैं। एक तरफ तो श्याम सिंह अटारीवाला जैसे जांबाज कमांडर थे जो आखिरी सांस तक सच्चे देशभक्त रहे और अपनी वफादारी निभाई। लेकिन दूसरी तरफ लाल सिंह और गुलाब सिंह जैसे लोग भी थे जिनके विश्वासघात ने पूरी की पूरी सिख सेना को अंदर से एकदम खोखला कर दिया। आपको पता है इस गद्दारी का लेवल क्या था? लाल सिंह ने एक जीतती हुई सेना को सिर्फ ये बेतुका सा बहाना बनाकर आगे बढ़ने से रोक दिया कि भाई आज का दिन शुभ नहीं है, जरा सोचिए। और वहीं दूसरी तरफ गुलाब सिंह ने क्या किया? उसने सबराओं के युद्ध से ठीक 3 दिन पहले सिख सेना की सारी पोजीशंस और नक्शे चुपचाप अंग्रेजों को लीक कर दिए। इन्हीं गद्दारियों ने ना एक जीती जिताई बाजी अंग्रेजों की झोली में डाल दी। अब बात करते हैं हमारे चौथे टॉपिक की, द्वितीय युद्ध और लॉर्ड डलहौजी की भूमिका। इस पूरे दूसरे युद्ध के बैकग्राउंड में एक ही चीज थी, डलहौजी की वो बेहद आक्रामक साम्राज्यवादी नीति जिसके तहत वो हर हाल में पंजाब का पूरी तरह से विलय करना चाहता था।
इस दूसरे चरण में आपको बस 3 मुख्य स्थान और उनकी तारीखें अपने दिमाग में लॉक करनी हैं। नवंबर 1848 में रामनगर, जनवरी 1849 में चिलियानावाला और फाइनली फरवरी 1849 में गुजरात का युद्ध। बस ये 3 नाम याद रखिए, पूरी कहानी अपने आप क्लियर हो जाएगी। अब चिलियावाला के युद्ध में जो हुआ उसे समझने के लिए एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है पिरिक विक्ट्री, यानी एक विनाशकारी जीत। ये एक ऐसा मस्ट नो एग्जाम फ्रेज है जिसका मतलब होता है कि जीत तो मिली, लेकिन जीतने वाले को भी इतना भयानक नुकसान उठाना पड़ा कि वो जीत असल में एक हार के बराबर ही लगने लगे। लॉर्ड डलहौजी का एक स्टेटमेंट इस पूरी स्थिति को बहुत ही गहराई से समझाता है। इतने भारी नुकसान के बाद डलहौजी ने खुद कहा था, ऐसी ही एक और जीत हमें पूरी तरह नष्ट कर देगी। इस एक लाइन से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चिलियांवाला में सिख सेना ने अंग्रेजों के पसीने कैसे छुड़ा दिए थे। और आखिरकार ये पूरा सिलसिला पहुंचता है 21 फरवरी 1849 को हुए गुजरात के युद्ध पर। इसे तोपों का युद्ध या बैटल ऑफ गन्स भी कहा जाता है। ये एकदम फाइनल, निर्णायक लड़ाई थी, जिसके बाद सिख सरदारों को सरेंडर करना ही पड़ा और इसी के साथ डलहौजी ने अंततः पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। चलिए, अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, यानी हमारी मास्टर स्टडी चेकलिस्ट। परीक्षा हॉल में घुसने से पहले अपने दिमाग के सारे धागों को समेटने के लिए ये आपका सबसे बड़ा हथियार है। इन पॉइंट्स को ना एकदम अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। पहला युद्ध 5 लड़ाइयां, मुदकी से शुरू, सवराओं पर खत्म। दूसरा युद्ध 3 लड़ाइयां, रामनगर से शुरू, गुजरात पर खत्म। याद रखने वाले सबसे अहम कीवर्ड्स हैं वाटरलू, पिरिक विक्ट्री और तोपों का युद्ध। और हाँ, इस हार के पीछे के मुख्य गद्दार लाल सिंह, तेज सिंह और गुलाब सिंह। जब भी सीक्वेंस या मैचिंग वाले सवाल आए, बस इन्हीं एंकर्स का इस्तेमाल कीजिएगा। तो आज के इस सेशन को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, क्या इतिहास का रुख कुछ और ही होता अगर अपनों ने ही अंदर से गद्दारी न की होती? ये पूरा संघर्ष इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि इतिहास की दिशा सिर्फ हथियारों की ताकत से नहीं, बल्कि लोगों की वफादारी और नियत से भी तय होती है। उम्मीद है ये क्रोनोलॉजी अब आपके दिमाग में फिट हो गई हो।